हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। और आज के इस अध्याय में हम अपने कार्बन एंड कंपाउंड्स के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन का नेमिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। जिस तरीके से बच्चों आपके घर में एक प्रॉपर नाम होगा स्कूल के अंदर, लेकिन घर में बच्चे आपको प्यार से छोटू, मोटू इस तरीके से नाम पुकारते हैं। तो और एक नाम होता है जो आपके स्कूल में है आपका प्रॉपर नाम। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो नेमिंग क्या होता है, किसी की पहचान बताता है। तो नाम इसलिए ज़रूरत है हमें क्योंकि हमें इससे पहचान का पता चलता है। तो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम यही चीज़ की आज जानकारी लेंगे, इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन क्यों ज़रूरत है। तो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन को जानने से पहले क्या ज़रूरत पड़ी नाम की, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी एक प्रॉपर पहचान हो, और आपकी प्रॉपर पहचान होने के लिए नेमिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आपका नाम नहीं होगा तो आपको लोग कैसे पुकारेंगे, अगर आपका नाम नहीं होगा तो लोग आपको कैसे जानेंगे। ओके, तो नेमिंग का इसे ज़रूरत पड़ा। और नेमिंग हमारे दो होते हैं, एक होते हैं कॉमन नेम और एक होते हैं IUPAC नेम। तो बच्चों कभी कभी अक्सर IUPAC का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये 1958 में लाया गया था। और इसका होता है कि जो इंटरनेशनली मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड IUPAC नाम से ही ये जाना जाएगा। और कॉमन नेम होता है जो आपके लोकेलिटी में इसको यूज करते हैं। ओके, तो कॉमन नेम और IUPAC नेम में फ़र्क होता है। तो IUPAC नेम होता है जो इंटरनेशनली कहीं भी जाइएगा इसका नाम वही रहेगा, इसका नाम चेंज नहीं होगा। तो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले बात करते हैं कि कॉमन और IUPAC नेम हमने पढ़ ही लिया कि क्या होगा, आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों को। और इसके बाद आता है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि अगर एक कार्बन होता है तो हम उसको नाम देते हैं मीथ, अगर दो कार्बन एटम होता है तो हम उसको नाम देते हैं ईथ, और अगर तीन कार्बन एटम होता है तो उसका नाम देते हैं प्रोप, चार कार्बन एटम होता है तो उसका नाम देते हैं ब्यूट, पांच कार्बन एटम होता है तो हम उसका नाम देते हैं पेंट, और छः कार्बन एटम होता है तो हम उसका नाम देते हैं हेक्स, सात कार्बन एटम को हम लोग नाम देते हैं बच्चों हेप्ट, 8 कार्बन एटम को हम लोग बच्चों नाम देते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन एटम को बच्चों हम लोग नाम देते हैं नन, और 10 कार्बन एटम को हम लोग नाम देते हैं बच्चों डेक। अब ये नेमिंग ऑफ कार्बन एटम यानी अगर आपके बीच किसी भी कार्बन चेन में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अगर कार्बन एटम होता है तो उसका नाम होता है, हमें ये लर्न करना है, यानी बिना लर्न करे हम इस चीज़ को यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये सबसे पहले लर्न करना है। फिर बात करते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम लिखते हैं एन। क्या लिखते हैं बच्चों? एन। और अगर डबल बॉन्ड होता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन। जैसे कि अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सिंगल बॉन्ड का नाम किस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर बच्चों आप देखो तो अगर मैंने लिखा CH4 तो CH4 का नाम क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच है यानी एक ही कार्बन है, यानी इसमें सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मीथ, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए पहले कार्बन देखेंगे फिर उसके बाद बॉन्ड देखेंगे। बॉन्ड अगर सिंगल है तो एन लगेगा, मीथ प्लस एन, और ये आपका बन जाएगा मीथेन, यानी इसका नाम हो गया मीथेन। इसी तरीके से अगर हम बात करें C2H6 तो सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ा कि ये कौन सा है, एल्केन है। जैसे कि सिंगल बॉन्ड को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, और इसी एल्केन में एन उठकर आया है। डबल बॉन्ड को हम लोग एल्कीन कहते हैं और इसी से इन उठकर आया है, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एल्काइन कहते हैं और इसी से आइन उठकर आया है। यानी सबसे पहले हम पता करेंगे कि किस हाइड्रोकार्बन का है। तो जब हम इसको फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमें देखेंगे कि ये CnH2n+2 है, यानी ये एल्केन का है। किसका है? एल्केन।
और एल्केन का मतलब हो गया एन तो लगेगा। अगर हम स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहे, जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के नेमिंग किया है, अगर हम स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहे तो हम सबसे पहले इसके जनरल फॉर्मूला से इसकी पहचान करेंगे कि ये एन है, ईन है या आइन है। यानी सबसे पहले आप इसके जनरल फॉर्मूला से, इसका स्ट्रक्चर को बिना बनाए आप इसके जनरल फॉर्मूला से ये देखेंगे कि एल्केन है या एल्काइन है या एल्कीन है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो एन हो गया यानी एल्केन हो गया। अब बात करें कितने कार्बन है, तो कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, और ये आपका बन गया ईथेन। क्या बन गया? ईथेन। इसी तरीके से अगर मैं नेमिंग करना चाहूं C3H8, तो अब हम जनरल फॉर्मूला से देखेंगे तो जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n। ये तो सब में होता है जनरल। अगर +2 है तो देखो n की वैल्यू 3 है, तो 3 2 जा 6 +2 है, यानी फिर से ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, और एल्केन का मतलब हो गया n लगेगा प्लस किस में, तो 3 कार्बन में, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप, और ये बन गया n। इसी को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो दैट विल बी प्रोपेन। यानी किसी भी कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग उसके पहले सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की पहचान करने पे है, और उसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको उसके जनरल फॉर्मूला पर जाना होगा कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। आफ्टर दैट हम कार्बन की बात करेंगे, क्योंकि हमने अगर कार्बन देखा तो 3 कार्बन है, तो कार्बन के लिए प्रोप लिख दिया, और उसके बाद जो उसके जनरल फॉर्मूला से जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आएगा उससे हम देखेंगे कि उसका कौन सा सफिक्स है। तो सफिक्स क्या है? एन, यानी प्रोपेन हो गया। अगर हम बात करें अगले टर्म की, अगले कार्बन कंपाउंड की, जिसमें C4H10 हो, तो हम यहां पर देखेंगे जनरल फॉर्मूला, तो n की वैल्यू 4 है, तो 4 2 जा 8 +2, यानी फिर से ये आपका एल्केन आया, और एल्केन का सफिक्स n होता है, कार्बन 4 है, तो ये हो गया ब्यूट, और इसको बोलेंगे एन। क्या बोलेंगे? ब्यूट और एन। इसी तरीके से अगर हम 5 कार्बन लेंगे तो यहां भी देखेंगे जनरल फॉर्मूला से, तो CnH2n, 5 2 जा 10 +2 12 होता है, यानी प्लस का 2 होगा, और फिर से ये अल्केन होगा, और एल्केन होने का मतलब है एन सफिक्स लगेगा, और 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट, और इस सफिक्स को जोड़ दोगे तो ये हो गया पेंटेन। यानी इस तरीके से हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड का नेमिंग किया जाता है। लेकिन ये जो नेमिंग है इसको नाम क्या देते हैं, तो बच्चों इनका नाम होता है IUPAC नेम। लेकिन हमने देखा कि इनके 2 नेम होते हैं, एक कॉमन नेम और एक होता है आपका IUPAC नेम। तो हमने बच्चों इसका अक्सर तो कॉमन नेम IUPAC नेम देख लिया कि IUPAC नेम का जो नेमिंग है वो किस तरीके से किया जाएगा। बट अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो एन के अंदर अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसको बोला जाता है मीथेन, और इसका कॉमन नेम भी क्या हो गया? मीथेन। क्या होगा इसका? मीथेन। यानी कॉमन नेम भी मीथेन, IUPAC नेम भी मीथेन। इसका इथेन, कॉमन नेम भी इथेन और IUPAC नेम भी क्या हो गया? इथेन। यानी इसका दोनों नाम वही रहेगा। प्रोपेन का भी कॉमन नाम प्रोपेन ही रहेगा, और IUPAC नेम भी क्या रहेगा? बोथ वही रहेगा। यानी कॉमन नेम की बात कर लो या IUPAC नेम का बात कर लो, जो हमारे मीथेन, इथेन और प्रोपेन है, इन तीनों का जो कॉमन नेम है वो हमारा वही IUPAC नेम है और वही कॉमन नेम है। बट अगर हम 4 कार्बन की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है कॉमन नेम में एन ब्यूटेन, इसको बोला जाता है एन पेंटेन। एन डिनोट्स फॉर नॉर्मल, एन डिनोट्स फॉर नॉर्मल चैन। यानी चैन 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होते हैं बच्चों नॉर्मल चैन, जिसको एन से डिनोट करते हैं, और एक होते हैं आइसोमर, जिसके सामने आइसो लगा दिया जाता है, यानी आइसोमर चैन। तो आइसोमेरिज्म जिसमें होता है उसमें आइसोमर की बात करेंगे, और एक नॉर्मल यानी एन की बात करेंगे। तो एन और आइसो में क्या फर्क है वो आगे हम चर्चा करेंगे इन चीज़ों की, जब हम आइसोमर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से एक कार्बन के नेम से, तो आपको सबसे पहले ये लर्न करना होगा कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, 5 कार्बन को क्या कहते हैं। इस तरीके से सबसे पहले आपको ये आप
लिखना है और इसको लर्न करना है। लिखने के बाद, लर्न करने के बाद अब हम अब जाएंगे कि कार्बन का कोई फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम उसकी नेमिंग करने जाएंगे। और नेमिंग करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका जो कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, वो कौन से जनरल फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। तो आपने देखा कि इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, यानी ये किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्केन का। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एल्कीन का और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। यानी आपको पिछली क्लास से भी संबंधित चीज़ें आगे याद रखनी होंगे, तभी आप आगे की चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो। केवल और केवल टॉपिक को पढ़ने लेने से उससे ज्ञान नहीं मिलता है, केवल और केवल टॉपिक को पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है। आपके टॉपिक के पीछे का जो टॉपिक है, पीछे कवर हुआ है टॉपिक, आपको उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक टॉपिक से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। यानी पीछे की टॉपिक को आप याद करते हुए, रिवाइज करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। अगर नहीं करते हो तो दिक्कतों का सामना आगे करना होगा, यानी आपको वो चीज़ रटना होगा। तो रटना नहीं है, उसको समझना है। जो चीज़ याद करने का है याद कर लो, जो चीज़ समझने का है उसको समझ लिया करो। ओके, जैसे कि ये फिक्स है, यानी इसको हम चेंज नहीं कर सकते। 5 कार्बन को पेंट की जगह हम ब्यूट नहीं कह सकते, तो ये तो फिक्स है। तो जो फिक्स होता है उसको लर्न कर लो। अब समझना क्या है कि कार्बन अगर 4 है तो ब्यूट हो गया, और एल्केन है तो एन लग गया। ये इसका नेमिंग है। जल्दी नोट डाउन करें इसको। जल्दी से इसको नोट डाउन करें। चलिए, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो हमने देखा कि नेमिंग के अंदर किस तरीके से एल्केन का नेमिंग किया जाता है, किस तरीके से एल्केन के अंदर नेमिंग किया जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में जनरल फॉर्मूला बताया था, चल, तो हमने देखा कि कार्बन एटम कितने होते हैं ये पढ़ लिया, कॉमन नेम IUPAC नेम है ये दोनों पढ़ लिया, सिंगल बॉन्ड का हमने एन पढ़ लिया। अब बात करते हैं इन। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए C2H4, अब अगर हम बात करें C2H4 तो सबसे पहले नेमिंग करने के लिए आपको इसका जनरल फॉर्मूला को देखना होगा कि कौन सा है, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, डबल है, सिंगल है। तो जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n। मैंने आपको बताया था 3 जनरल फॉर्मूला होता है, CnH2n सभी में होता है। तीनों को लिख लो पहले, CnH2n और CnH2n, ये तीनों का होता है। अगर प्लस का 2 है, बॉन्ड बढ़ा तो एल्केन, अगर बॉन्ड सेम है तो एल्कीन, और अगर बॉन्ड में -2 हो गया तो ये हो गया एल्काइन। और इन्हीं का सफिक्स आइन, इन और एन हम यूज करते हैं। आई थिंक ये आपको पता है, पिछले वीडियो मैंने अच्छे से समझाया इस चीज़ को। आपको वहाँ जाकर इस टॉपिक को क्लियर करना है, तभी आपको आगे तक समझ में आएगा। तो हमने देखा कि सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। तो जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n, क्योंकि 2 2 जा 4, ना ही प्लस का 2 ना ही माइनस का 2, यानी हमने देखा कि ये हो गया एल्कीन। तो एल्कीन का जो सफिक्स होता है इन, और कार्बन कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 2, तो इसका हो गया इथीन। क्या हो गया, इसका नेम हो गया IUPAC नेम, क्या हो गया इथीन। क्या हो गया इसका IUPAC नेम, इथीन हो गया। ओके, अब बात करते हैं C3H6। तो फिर से देखा तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n, क्योंकि 3 2 जा 6, यानी फिर से ये एल्कीन है, लेकिन सफिक्स तो इन लगेगा, लेकिन कार्बन कितने हैं 3, तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, और यहां लग गया इन, यानी इसका नाम हो गया प्रोपीन। क्या नाम हो गया बच्चों, प्रोपीन। अगर हम बात करें C4H8, तो ये भी जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n, और 4 कार्बन है तो ये हो गया ब्यूट, और यहां लग गया इन, यानी ये हो गया ब्यूटीन। एक बात और ध्यान रखना है, मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वो मिनिमम 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। यानी एल्कीन का फर्स्ट कार्बन
फर्स्ट जो एलिमेंट होता है यानी फर्स्ट कंपाउंड जो होता है वो आपके मिनिमम 2 कार्बन से शुरू होते हैं। तो कभी भी अगर n की वैल्यू रखना हो तो एल्कीन में n की वैल्यू 2 से रखा जाएगा, ना कि 1 से। इसके लिए आपको पहले वाला चैप्टर है, पहले जो वीडियो है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। ओके, चलिए अगर मैं बात करूं C5H10 तो फिर से ये डबल है, यानी ये फिर से CnH2n एल्कीन पर बेस्ड है और 5 कार्बन होने की वजह से यहां नाम है पेंटीन। क्या नाम है इसका? पेंटीन। जल्दी से इसको देखें आप कि किस तरीके से कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग किया जाता है, किस प्रकार से कार्बन कंपाउंड्स का, हाइड्रोकार्बन का नेमिंग किया जाता है। जल्दी से आप इसको देखें किस तरीके से इसका नेमिंग किया जाता है, फिर मैं आपको आगे और जल्दी इसको आप लोग नोट डाउन कर ले। जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो C2H2, तो हमने देखा कि CnH2n होता है तो 2 2 जा 4, लेकिन 2 है यानी माइनस का 2 हुआ है, यानी ये हो गया आपका एल्काइन, यानी इसका फंक्शनल ग्रुप आइन लगेगा और 2 कार्बन की वजह से यहां होगा इथाइन। क्या होगा? और इसी को बोलते हैं एसिटाइलिन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं C3H4 तो ये भी हो गया जनरल होगा CnH2n माइनस का 2, यानी 3 कार्बन का मतलब हो गया प्रोपाइन। क्या हो गया बच्चों? प्रोपाइन। और अगर 4 कार्बन हो, H6 हो, तो ये भी जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n माइनस 2 और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूटाइन। एंड इस तरीके से जो हाइड्रोकार्बन का नेमिंग है वो किया जाता है। लेकिन ये तो एक सिंपल सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 या 3 या 4 हाइड्रोकार्बन है। अगर हमारे बीच कार्बन ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाए तो हम इसका नेमिंग कैसे करते हैं, इसमें अगर ब्रांच आ जाए तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं। इसके लिए बच्चों ध्यान दो कि हमने ये पढ़ लिया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नेमिंग किस तरीके से किया जाता है। अब आता है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो उसका नेमिंग किस प्रकार से किया जाए। एल्काइल ग्रुप का क्या लॉजिक होता है इसको पढ़ेंगे, और एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, नंबरिंग कैसे करते हैं, पोजीशन कैसे लिखते हैं, इन सभी चीज़ों को लिखते हैं। और जब इन सभी को समझेंगे तो इन चीज़ों को अगर हम अरेंज कर देते हैं तो ये आपका ब्रांच चेन का नेमिंग हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन का ब्रांच चेन का नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद उस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे कि इसका नेमिंग किस तरीके से किया जाए, इसका नेमिंग किस तरीके से किया जाए अगर वो चेन कैसा हो, ब्रांच चेन हो। जैसे कि इसकी वैलेंसी को हम कंप्लीट करते हैं, इसकी वैलेंसी को पहले हम कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन से, क्योंकि वी आर स्टडिंग हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन का जो वैलेंसी है हमने उसको कंप्लीट कर लिया। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी जगह 4 4 हो गया। अब इसका नेमिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझना होगा। इसका नेमिंग करने के लिए बच्चों आपको कुछ इसको समझना होगा। तो समझने के लिए देखते हैं बच्चों कि नेमिंग करते समय सबसे पहले देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन क्या है। तो देखो बच्चों, इसका लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देखें तो ये भी लॉन्गेस्ट चेन है और इसका लॉन्गेस्ट चेन ये भी है, यानी ऐसे भी लोगे तो लॉन्गेस्ट है और ऐसे लोगे तो भी लॉन्गेस्ट है। यानी सबसे पहला हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है। तो पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन। जैसे मैं एक और लेता हूं आपके बीच, ताकि दोनों को कंपेयर करके हम चीज़ों को इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। H H H H हाइड्रोजन लगा देते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी को हम क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसकी वैलेंसी को हमें कंप्लीट करना है
चलिए, अब इसकी होगी वैलेंसी कंप्लीट। अब इसमें चैन की बात करेंगे जिसमें लॉन्गेस्ट चैन होगा। तो एक चैन तो ये बन रहा है लॉन्गेस्ट, और एक इसी में अगर हम तोड़ देते हैं तो ये एक लॉन्गेस्ट चैन है। अब बताइए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से 5 5 आ रहा है कार्बन, यानी इन दोनों में कार्बन का जो ब्रांच है वो दोनों बराबर है। बट यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, यानी 5 कार्बन ग्रेटर है कि 6 कार्बन ग्रेटर है, तो 6 कार्बन है। तो हम इस चैन को लेंगे, इसको हम बनाएंगे ब्रांच। इसको क्या बनाएंगे हम? ब्रांच। लेकिन यहाँ पे भी 5 कार्बन है, दोनों तरफ 5 कार्बन है, तो चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो। अगर इसको आप पेरेंट चैन मानोगे तो ये वाला जो चैन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। अगर इसको पेरेंट माना, अगर इस चैन को आपने पेरेंट माना इस चैन को, तो ये हो जाएगा ब्रांच चैन। अगर आपने इसको माना पेरेंट तो ये हो जाएगा ब्रांच, क्योंकि दोनों का कार्बन सेम है। अगर कार्बन का एटम नंबरिंग पर सेम आता है तो आप किसी को भी ब्रांच बना सकते हो, किसी को भी पेरेंट बना सकते हो। बट अगर कार्बन का एटम सेम नहीं आता है, जैसे यहां पर सेम नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है पेरेंट उसको बनाना है जो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। इसीलिए फर्स्ट चैन है लॉन्गेस्ट चैन, यानी पेरेंट चैन हमेशा लॉन्गेस्ट होता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा, इसका नेमिंग क्या करे जाए। तो इसमें कोई एल्काइल ग्रुप है, तो मैंने कहा था एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि जब हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रो एल्केन में यानी एल्केन के अंदर अगर बात करें तो एल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है कार्बन एटम से, तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। इसके लिए आपको पहले वीडियो को देखना होगा कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। ओके, तो ब्रांच को हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे ये ब्रांच है, अगर ये पेरेंट है तो ये ब्रांच है, ये पेरेंट है ये ब्रांच है, तो मैंने इसको पेरेंट मान लिया मैंने इसको पेरेंट, तो ये क्या हो गया? ब्रांच। अब ब्रांच हो गया तो इसी को क्या बोलेंगे हम? एल्काइल ग्रुप। जो ब्रांच होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। जो ब्रांच होता है इसी को क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। यानी इसमें ये ब्रांच है तो ये क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप। अब जब हमने यहां पर लॉन्गेस्ट चैन भी देख लिया, एल्काइल भी देख लिया, अब बात करते हैं नंबरिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए नंबरिंग करा हमने 1 2 3 4 और 5, तो यहां भी हमने ब्रांच मान लिया, तो ये है 5 कार्बन। चलिए इधर से कहा नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5। तो हमने अभी देखा बच्चों कि नंबरिंग कैसे करना है एल्काइल ग्रुप का, जो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आए। तो आप बताओ, इधर से दूसरे पे आ रहा है और इधर से यानी लेफ्ट से कर रहे तो दूसरे पे आ रहा है, और इधर से जा रहे तो कौन से पे आ रहे हैं? चौथे पे आ रहा है। यानी आप बताओ लोवेस्ट 4 है कि 2 है? लोवेस्ट 4 है कि 2, 4 है या 2? तो आप कहोगे सर लोवेस्ट है 2। यानी हम नंबरिंग करेंगे यहां से, यानी हम यहां से लेंगे तो इस ब्रांच पे 2 पे ब्रांच आया, और 2 पे ब्रांच एल्काइल है, और एल्काइल में अगर 1 कार्बन हो तो मिथाइल हो गया, 2 कार्बन हो तो इथाइल, 3 हो तो प्रोपाइल, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे बीच इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल। अगर यहां से करते तो इसका नाम आता 4 मिथाइल पेंटेन। अब देखो कि नेमिंग में कौन सा सही है, तो जिसका लोवेस्ट नंबर आता है, जैसे कि 2 पहले आएगा या 4, तो 2 पहले आएगा तो ये वाला सही हो जाएगा, और ये नेमिंग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहां बात करें तो हमने देखा कि ये वाला क्या हो गया? पेरेंट चैन, ये नंबर हो गया। तो यहां से नंबरिंग करोगे बच्चों आप, तो नंबरिंग करते हैं एक बार 1 2 3 4 5 और 6। यहां से जो ब्रांच चैन आया है एल्काइल ग्रुप वो 4 नंबर पे आया है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां से 3 आया। अब बताओ कि 3 कार्बन पे या 4 कार्बन पे लोवेस्ट कौन है? 3। यानी 3 कहां से किए? जब हमने इधर से शुरू किया, यानी इसका नाम हो जाएगा 3। 1 कार्बन है ब्रांच पे तो 3 मिथाइल। 3 मिथाइल, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 मिथाइल हेक्सेन। कौन सा हो गया? 3 मिथाइल हेक्सेन। अगर यहां से करते तो 4 मिथाइल हेक्सेन नहीं होता, क्योंकि 4 जो है वो 3 के बाद आता है, यानी लोवेस्ट
जो नंबरिंग है वो 3 है, इसलिए हमने 3 लिखा। 4 लिखोगे तो वो आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखना है कि लोवेस्ट कौन सा नंबर पर ब्रांच आ रहा है। ओके, अगर ब्रांच दोनों तरफ से सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रांच अगर जिस नंबर पे लोवेस्ट आ रहा है वहां से हमें ब्रांच की, वहां से हमें कार्बन एटम का नंबरिंग शुरू करना है और वही नंबर वहां रिप्लेस करना है। तो हमने देखा यहाँ पे लोवेस्ट जब आएगा तो पोजीशन देखेंगे, तो हमने सबसे पहले लिखा पोजीशन। तो मैंने क्या लिखा, एल्काइल ग्रुप कौन से पोजीशन पे, 2 नंबर पे, प्लस कौन सा है, मिथाइल, तो 2 नंबर पे मिथाइल है, प्लस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन हो गया। यहां भी देखो सबसे पहले पोजीशन लिखा, फिर उसका एल्काइल ग्रुप लिखा, फिर उसके अंदर क्या है जो उसका कार्बन एटम है वो लिखा। यानी 3 तरीके से हम उसको 3 चीजों को जोड़कर हम उसके नंबर, उसके ब्रांच चेन को हम उसका नेमिंग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन कैसे करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, क्योंकि ब्रांच चेन ही आइसो चेन बनाते हैं। आइसो चेन यानी आइसोमरिज्म जो हमारा टॉपिक है उसको यही क्लियर करता है। अगर ब्रांच चेन का नेमिंग है वो अगर आपको नहीं आएगा तो आइसोमर में आप नेमिंग नहीं कर सकते हो, आइसोमर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा फिर। तो हमें यहां देखना है, चलिए फिर से देखते हैं। 1 2 3 4, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन। अब देखिए बच्चों, मैं यहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। मैं इसकी वैलेंसी को, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देता हूं। अब मैंने आपसे कहा कि इसका नंबरिंग करना है। तो देखो बच्चों, मैंने देखा कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये दिख रहा है, चाहे ऐसे भी ले सकता हूं मैं या ऐसे भी ले सकता हूं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी जगह से 4 कार्बन आ रहा है। यानी आप कोई भी चेन उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी चेन ले सकते हो, क्योंकि चारों तरफ से 4 कार्बन आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसमें अगर हम बात करें तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन होगा, 4। पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन होंगे, 4, और 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। यानी पेरेंट चेन का हमें नाम आ गया ब्यूटेन। दूसरा है कि ब्रांच किसको बनाओगे। अगर ये आपने पेरेंट मान लिया, मान लिया आपने पेरेंट मान लिया, तो ये दोनों ब्रांच बन गए। अब ब्रांच दोनों एक नंबर पे है, तो इधर से अगर नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 और 4, यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2, तो लोवेस्ट इधर से आया। तो हमें यहां से देखा तो लोवेस्ट पे 2 है, तो 2 2 दोनों 2 2 पे है, तो 2 बार है तो 2 2। एक कार्बन है इधर है, एक कार्बन इधर है, यानी दोनों कार्बन अलग अलग है। यानी ये एक कार्बन को मिथ बोलते हैं तो मिथाइल बन जाएगा, मिथाइल। तो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा, क्योंकि एक मीथेन ये है, एक मीथेन ये है। मीथेन यानी अल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल बन जाएगा, और 2 है इसलिए हमने डाइमिथाइल कर दिया। लेकिन एक और चीज समझिए आप, एक और चीज समझते हैं। सी 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 मान लीजिए मैंने ये लिखा और इसका नेमिंग करते हैं। आप भी थोड़ा ट्राई करें, मैंने बना दिया है, आप भी इसको ट्राई करने की कोशिश करें। जब तक मैं इसके हाइड्रोजन को वेरीफाई करता हूं, आप भी इसके नेमिंग करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गेस्ट चेन की। तो देखो ब्रांच में अगर मैं यहां लेता हूं 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, यहां 5 कार्बन आ रहा है। 1 2 3 4 यहाँ 4 आ रहा है, तो ये तो 4 तो नेगलेक्ट हो गया, ये तो होगा नहीं। ये 5 है, ज़्यादा इससे, तो ये हम ले सकते हैं। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। हमें सभी जगह पे ब्रांच जाना है, वहाँ से कार्बन देखना है काउंट करके कि नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन कहाँ आ रहा है। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन ये है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेक्सेन। यानी पेरेंट चेन का जो नेमिंग है वो हमारे बीच आ गया। अब बात करते हैं एल्काइल ग्रुप और पोजीशन। तो अगर मैं यहां से देता हूं 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां से आया 3 नंबर पे कार्बन एटम का ब्रांच, 1 2 3 और 4, यहां पे आया 4 नंबर है। हम 4 को नहीं लेंगे, फिर हम 3 को लेंगे। और 3 पे देखो इधर है 2 कार्बन, तो ये हो गया ईथ,
और एल्काइल है तो ये बन गया इथाइल, और ये है एक कार्बन तो ये हो गया मीथ, यानी ये बन गया मिथाइल। तो मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। अब नेमिंग सबका 3 है तो 3। अब बताना है बच्चों नेमिंग करते समय भी कि अल्फाबेट जिस तरीके से नंबर पहले आता है, जो 2 या 4 में जो नंबर पहले आता है वो लिखते हैं, इसी तरीके से अल्फाबेट में भी जो अल्फाबेट पहले आएगा हम उसको हम पहले लिखेंगे। तो ई और एम में पहले आता है ई, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल, 3 मिथाइल, 3 इथाइल, 3 मिथाइल। क्यों लिखा पहले, मिथाइल क्यों नहीं लिखा? हमें कार्बन से मतलब नहीं है, हमें उसके नंबर और अल्फाबेट से मतलब है। यहां पर 3 नंबर पे कार्बन था, मतलब ब्रांच था, तो 3 इथाइल। ई क्यों लिखा? क्योंकि अल्फाबेट पहले ई आता है, एम बाद में आता है। तो 3 इथाइल मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका नाम हो गया आपका ब्रांच चेन का नेमिंग। इस तरीके से किया जाता है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो नेमिंग के अंदर हमें देखना है कि किस तरीके इसका नेमिंग किया जाता है। वन मोर थिंग, एक और आपके लिए प्रैक्टिस कर देता हूं ताकि आपको चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी तो हम सेम नंबरिंग पे क्या कर रहे थे, ब्रांच चेन को बना रहे थे। अब हम थोड़ा सा ब्रांच को अलग अलग कर देते हैं। इसका नाम देते हैं CH3, CH2, CH, CH, CH2 और CH3, क्योंकि ये 3 कार्बन लेगा, मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो आपका पेपर में भी ऐसा दे सकता है। अब सबसे पहले बात करेंगे इसके लॉन्गेस्ट चेन की। तो 1 2 3 4, यहाँ 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 आ रहा है, यानी यहाँ पर 6 कार्बन आ रहा है, यहाँ पर 4 कार्बन आ रहा है। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी 6 आ रहा है। यानी अब आप इन दोनों में किसी को भी चेन आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है, क्योंकि दोनों का कार्बन एटम सेम है। तो मान लेते हैं कि यही एक लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा था, हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि हमें सीधा दिख रहा है वही हम लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे सबसे पहले, ताकि हमें सर्च करने में दिक्कत नहीं हो। अब ब्रांच कहाँ बना, यहाँ और यहाँ। अब देखो 1 2 3 1 2 3, अब कहीं से भी आप नंबरिंग करोगे तो वो आएगा, लेकिन फिर से अल्फाबेट देखना है, मीथ और ईथ पहले कौन आता है, ये आता है। यानी 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें ये ध्यान रखना है, तो यहां से इसका नेमिंग हो जाएगा 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। तो हमने देखा कि किस तरीके से नेमिंग किया जाता है। तो आपको जितने भी ब्रांच दिखते हैं 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कार्बन दोनों में। तो किसी को भी पेरेंट और किसी को भी ब्रांच आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऊपर वाले को पेरेंट लिया, नीचे वाले को ब्रांच बना दिया। तो ब्रांच में देखा कि ये इथाइल है, क्योंकि 2 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है। अब मीथ और ईथ में पहले ईथ आता है, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3, ब्रांच यहाँ खत्म हुआ, तो 3 मिथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, इसका नेमिंग हो गया। इसी नेमिंग के टॉपिक पर अगला एक टर्म आ जाता है आइसोमर। व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी एक ऐसा हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड जिसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। अभी हम उसकी चर्चा भी करेंगे। तो ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जिसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं आइसोमर। और आइसोमेरिज्म होता है, वही एक प्रोसेस होता है। तो जो पॉसिबल आइसोमर होते हैं वो मिनिमम 4 कार्बन से शुरू होते हैं। यानी आइसोमर बनाने के लिए मिनिमम 4 कार्बन और उससे अधिक कार्बन होंगे तो ही आइसोमर बनेंगे। तो 3 कार्बन से आइसोमर कभी नहीं बनते हैं। जिस तरीके से इथाइन यानी एल्काइन और एल्केन ग्रुप मिनिमम 2 कार्बन से बनते हैं, इसी तरीके से आइसोमर बनने के लिए आपको कम से कम 4 और मोर कार्बन एटम रिक्वायर्ड होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कितने आइसोमर किसके बनते हैं।
तो 4 कार्बन अगर होता है तो उसके 2 आइसोमर बनते हैं, 2 आइसोमर। अगर 5 कार्बन है तो 3 आइसोमर, और 6 कार्बन है तो 5 आइसोमर आपके बनते हैं। हम इन सभी को चेक करेंगे, बनाकर देखेंगे, और आइसोमर कैसे बनाते हैं हम उनकी अब चर्चा करते हैं। तो आइसोमर का मतलब हो गया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे कि हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा 4 कार्बन शुरू होता है तो हम लेते हैं सबसे पहले ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटेन। तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो हमने देखा कि 4 कार्बन हो गया और ब्यूटेन है यानी CH10। देखो हाइड्रोजन 10 होंगे, 3 2 5 2 7 और 3 10। तो ये इसका एक मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। अब आइसोमर कहता है कि जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए और मोलिकुलर सेम रहे, यानी C4H10 रहेगा बट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसको आइसोमर कहते हैं। मान लीजिए अभी 4 कार्बन है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 CH CH3 CH3, तो अब भी इसका जो स्ट्रक्चर है मोलिकुलर, वो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C4, कार्बन 4 है, 1 3 3 6 7 और 3 10। तो क्या आप बताइए, क्या मैंने स्ट्रक्चर को चेंज किया तो क्या इसके मोलिकुलर फॉर्मूला में कोई डिफरेंस आया? नहीं आया, यानी यह इसका क्या है? आइसोमर है। यह इसका क्या है? आइसोमर है। और आइसोमर का मतलब हो गया, इसका नेमिंग करेंगे, जैसे इसका नाम हो गया एन ब्यूटेन, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो मैंने आपसे कहा था कि आइसो मतलब कि नेमिंग करते समय एन और आइसो का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है एन ब्यूटेन और आइसो का मतलब होता है आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन का मतलब है ब्यूटेन का ये आइसोमर है, यानी 4 कार्बन का ये आइसोमर है। लेकिन इसका अगर हम एक्चुअल नाम देखें तो वही से नंबरिंग करो 1 2 और 3, क्योंकि ब्रांच 3 पे आया। तो 2 मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो प्रोपेन, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन ही क्या है? आइसो ब्यूटेन है। 2 मिथाइल प्रोपेन ही क्या होगा? आइसो ब्यूटेन होगा, क्योंकि ये ब्यूटेन का क्या है? आइसोमर है। तो हमने एक इसका आइसोमर ये बना दिया। तो 4 कार्बन में 2 आइसोमर पॉसिबल है क्या? अगर और कोई अगर हम चेन बनाने की कोशिश करें तो पॉसिबल नहीं होगा। जल्दी से आप इसको लिखें, आइसोमर, जल्दी से आप इसको लिखें कि कितने आइसोमर इसके पॉसिबल है। तो इसके 2 आइसोमर पॉसिबल है, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आपका आइसोब्यूटेन, जिसको हमने बोला या हमने नेमिंग किया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हमने देखा कि 4 कार्बन मिनिमम होता है, तो 4 कार्बन के 2 आइसोमर हमने बनाकर देख लिए। अब बात करते हैं 5 कार्बन। तो 5 कार्बन में किस तरीके से 3 आइसोमर बनते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, 5 कार्बन CH3 CH2 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 और CH3। यहां से अगर हमने देखा तो कार्बन का हो गया 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। तो C5H12 हो गया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर हम इसके बात करते हैं, अब 4 कार्बन की बात करते हैं, तो 4 कार्बन देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। लेकिन जब यहां से एक कार्बन हटाकर यहां लगाओगे CH3, तो ये बन गया 1 2 3 4 5। तो इसका भी स्ट्रक्चर हो गया C5H12, क्योंकि 3 और 3 6 7 2 9 और 3 12। तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन, इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन, इसको बोलेंगे एन-पेंटेन, क्योंकि ये नॉर्मल है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच नहीं होने का मतलब नॉर्मल, और जो ब्रांच हो गया उसी कार्बन के एटम के अंदर, तो वो आइसो बन गया। लेकिन इसका एक और नेम होता है 1 2 3 4। तो यहां पर 3 आया, 1 2, यहां से 2 आया, यानी हम लोवेस्ट नंबरिंग लेते हैं, तो 1 2। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो इसका एक नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब कहोगे सर क्या मैं इस कार्बन को ऐसे भी लिख सकता हूं? CH3 यहां था, इस CH3 को यहां लगा सकते हो आप, तो CH यहां कर दो, CH3 CH2 और CH3। तो अब आप देखोगे तो इसका नेमिंग करोगे ना, तो इसका नेमिंग वही आएगा 2 मिथाइल, क्योंकि 1 और 2 पे ब्रांच आ रहा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो
इसका भी नेम सेम आया, इसका भी नेम सेम आया, यानी ये इसका आइसोमर दोनों के दोनों क्या है, सेम है। यानी चाहे इस CH3 को यहां लिख दो, चाहे इसको यहां लिख दो, ये आइसोमर दोनों सेम है। तो ये आइसोमर नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप हाइड्रोजन को, कार्बन को ब्रांच का चेंज कर देने से नहीं होता। आप देखो क्या नंबरिंग करते समय क्या दोनों का नेम सेम तो नहीं आ रहा? अगर दोनों का नेम सेम है वो उसका आइसोमर नहीं होगा। ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे ऐसे तो स्ट्रक्चर का मतलब है सेम नेम नहीं आने चाहिए, क्योंकि सेम नेम आने का मतलब क्या है, वो उसका आइसोमर नहीं है। यानी ये दोनों कंपाउंड एक ही है, बस हमने ब्रांच को CH3 को यहां कर दिया, इस CH3 को यहां कर दिया, यानी हाफ चेन इधर कर दिया, इसको इधर ले गए। यही तो बात मतलब इस चीज का। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आइसोमर नहीं है। अब हमने देखा कि 5 के बाद हमने कितने कार्बन लिए, 4। अब ले लो 3 कार्बन, CH3 CH3, बस यहां भी लगा दो CH3 और यहां भी लगा दो CH3। इसका भी देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 3 3 3 3 कितने हो गए, 12। यानी स्ट्रक्चर मोलिकुलर सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, मोलिकुलर सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, मोलिकुलर सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। तीनों इसके अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए, तो इसका आइसोमर 3 हो गए। तो मैंने कहा कि 5 कार्बन के कितने आइसोमर होते हैं, 3 होते हैं। और इसका नेमिंग करेंगे तो 1 2, दोनों तरफ से 2 आ रहा है, यानी 2 2 डाई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन ये है तो डाई मिथाइल प्रोपेन है। यानी आइसोपेंटेन भी इसी का नाम है 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अगर मान लो पेपर में कभी देता है कि आइसोपेंटेन क्या है, तो देखो प्रोपेन में पहले से 3 कार्बन अवेलेबल है, और डाई मिथाइल का मतलब 2 कार्बन और आ गया, यानी 3 और 2 5 कार्बन, यानी ये आइसोपेंटेन का ही फॉर्मूला होगा। बस यहाँ पे हाइड्रोजन को आपको काउंट कर लेना है, या स्ट्रक्चर बनाकर इसको काउंट कर लेना है। देखो यहाँ भी देखो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन ऑलरेडी आ गया, और एक मीथेन मतलब 1 कार्बन, 4 और 1 5 कार्बन, ये भी आइसो क्या है, पेंटेन है। तो इस तरीके से नेमिंग करते हैं। आइसोमर भी क्या होता है आपको समझ में आ गया। और यहां से 6 कार्बन का आइसोमर आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए वो 6 कार्बन के भी आइसोमर लिख दूंगा। ओके, ऐसे ही नंबर ऑफ आइसोमर हमें बनाने होते हैं। हम ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम आइसोमर निकाल सकते हैं, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आइसोमर हम निकाल सकते हैं किसी फॉर्मूले से, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको वहां पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे जो आइसोमर निकलते समय करते हैं। बस निकालते समय ये ध्यान रखना कि पहले 5 कार्बन लेना, फिर 4 कार्बन करना, 4 कार्बन के अंदर फिर देखना कि ब्रांच कहाँ कहाँ हो सकते हैं, नेमिंग सेम नहीं आना चाहिए। फिर 3 का 4 कार्बन करेंगे, फिर 3 फिर 2, इस तरीके से हम करेंगे और देखेंगे कि ब्रांच बस करेंगे तो नेमिंग सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नेमिंग सेम है तो उसका आइसोमर नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसके आइसोमर 1 2 3 4 हो जाता, लेकिन ये आइसोमर इसका नहीं है, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, सेम है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का नाम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।